सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है जी, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस क्या चीज है? सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये है, अब देखिए मैं ना आप लोगों को एक थोड़ा सा पहले बड़े वाला लिखवा देता हूँ, बाद में थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिखवा दूंगा, है ना। क्या है कि अपने पास है a11 x1 a12 x2 से लेके a1n xn इज इक्वल टू b1, फिर a21 x1 a22 x2 से लेके a2n xn इज इक्वल टू b2 अप टू सो ऑन am1 x1 am2 x2 से लेके amn xn इज इक्वल टू bn। ठीक है जी। तो आप क्या बोलते हो, अब आपको काउंट करना है। ठीक है, काउंट क्या करना है, ये कितनी इक्वेशंस हैं, है ना, ये कितनी इक्वेशंस हैं, 1 2 3 4 5 6 अप टू m, है ना, m इक्वेशंस हैं। इसको प्लीज याद रखना, है ना। और n, n मतलब 1 x1 x2 x3 x4 अप टू सो ऑन xn, n इसके अंदर जो है वो वेरिएबल्स हैं, है ना। तो बेसिकली क्या है, सिस्टम ऑफ m इक्वेशंस इन n वेरिएबल्स, है ना ये। तो अब करना क्या है हम लोगों को, क्यों कर रहे हैं हम लोग, है ना, ये क्या कर रहे हैं हम लोगों को ये जो आपकी इक्वेशन है इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। मैट्रिक्स फॉर्म में लिखने का सिंपल सा मीनिंग है कि इसके जो कॉफिशिएंट्स हैं ये वाले आप लोग अपनी कॉपी पे मेरे से बिना देखे लिखना, ठीक है ना, बिना सॉरी, जो कॉफिशिएंट्स हैं उनको आप लिख लेते हो इस तरह से, आप इनको इस तरह से ये आप ऐसे करके लिख लेते हो, ये है ना, am1 amn, साथ में m क्रॉस n, साथ में क्या है x1 x2 से लेके xn, ये कौन है n क्रॉस 1, है ना, n क्रॉस 1 n क्रॉस 1 n क्रॉस 1, और इधर कौन है, इधर आपके पास है b1 b2 से लेके bm, ये चीज है ना। इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं ax इज इक्वल टू b। ठीक है जी। तो ये जो अपनी इक्वेशन है इसको आपने इस फॉर्म में रिप्रेजेंट करवा दी है। अब बात क्या होती है, बात ये होती है कि द थिंग इज क्या है ना, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, छोटा लिखा गया, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर सिस्टम, है ना, ऑफ लीनियर सिस्टम, मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर सिस्टम। ठीक है जी। अब ये जो है ये आई थिंक आप लोगों को सभी को समझ आया, है ना। जैसे आपकी असाइनमेंट जो है मैं आपको 10-12 क्वेश्चंस की 10-12 क्वेश्चन सिर्फ इसी के ऊपर बेस्ड है ना, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस के ऊपर बेस्ड 10-12 क्वेश्चंस की एक छोटी सी असाइनमेंट जो है वो मैं आप लोगों को आज रात में सेंड कर दूंगा, ठीक है ना। तो क्या है, सिंपल x प्लस वाई 2x+3y एग्जाम्पल है ना, इज इक्वल टू 1 ये उन्होंने आपको दे दिया, है ना। तो आप क्या करोगे, आप ये बोलोगे 1 1 2 3 इंटू एक्स वाई, है ना, इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 1 2, तो ये इसकी क्या हो गई, ये इसकी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन हो गई। अब ये हम क्यों कर रहे हैं, है ना, जितनी आप जैसे आप एक एनसीईआरटी की बुक है ना, +2 की एनसीईआरटी की बुक है, शर्मा पब्लिकेशन की बुक है, प्रिसाइज की बुक है, कोई भी बुक आप उठाइए उसके अंदर आपको ये टॉपिक मिलेगा। हम लोग सिर्फ इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो बुक में लिखा हुआ है ना। अच्छा हाँ, एक एक बात जो है वो मैं पहले आपको बताऊं कि जैसे मैं कई लोगों से फोन पे बात करता रहता हूँ, तो आप लोग मेरे को कई बार बताते हो कि कईयों का, जैसे अभी थोड़ी देर पहले भी मेरी किसी से बात हो रही थी कि आप लोग साइंस टीचर जो है उसके लिए आप लोग compete करना चाहते हो, है ना। तो मैं सभी को अपनी तरफ से ऑनेस्टली ये बात बताता हूँ कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, है ना। और क्या होता है कि जब फॉर्म निकलेंगे तो आप लोगों को दो फॉर्म जो है वो भरने हैं, एक मैथ्स मास्टर कैडर मैथ्स और एक मास्टर कैडर साइंस। तो ये दो फॉर्म्स जो है ये आप लोगों को भरने हैं। क्या होता है कि जब आपको साइंस टीचर का भरते हो तो उसके अंदर आपको 50-50-50 तीन क्वेश्चन मतलब तीन सेट्स आपको उसमें बॉटनी जूलॉजी ऐसे करके बनाए होते हैं उन्होंने, तो आपको तीन सेलेक्ट करने हैं।
तो जो मैथ्स वाला स्टूडेंट है ऑब्वियसली उसने बीएससी की हुई है, तो फिर वो फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ जो है वो 3 ले लेता है। तो जब आप साइंस के लिए मेरे से बात करते हो तो फिर मैं आपके सिर्फ 50 क्वेश्चन से डील कर रहा हूँ, और मैं मैथ्स जो पढ़ा रहा हूँ वो मास्टर कैडर बेसिकली ये सोच के पढ़ा रहा हूँ कि मास्टर कैडर मैथ्स है। तो इवेंचुअली क्या होता है कि जो साइंस के अंदर जो सिलेबस है, मतलब मास्टर कैडर साइंस में जो मैथ्स डाला हुआ है वो एग्जैक्टली वही वाला सिलेबस है जो मास्टर कैडर मैथ्स का सिलेबस है, ठीक है ना। तो जो बेसिकली जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, जो मैथ का पेपर है उसके वो 150 क्वेश्चन कवर करता है, और जो साइंस है उसके वो 50 क्वेश्चन कवर करता है। सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन निकालने के लिए उन्होंने एक मेथड दिया है कि ax इज इक्वल टू बी है, तो a को इधर ले आओ, तो मतलब वो a इनवर्स b हो जाएगा। अब ऑब्वियसली इसके लिए कंडीशन है कि अगर a इनवर्स आप डाल रहे हो तो a शुड बी इनवर्टिबल, है ना। तो इसे बोलते हैं मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड, ठीक है जी, मैट्रिक्स इनवर्स मेथड इसे बोलते हैं। तो देखिए ऑब्वियसली जब अगर ए इनवर्स नहीं एग्जिस्ट करता फिर ये मेथड लगता है ना। दूसरा जो है वो ये है क्रैमर रूल, क्रैमर रूल। अब मैं क्रैमर रूल आप लोगों को क्यों करवा रहा हूँ, क्रैमर रूल मैं आपको इसलिए करवा रहा हूँ, माइट बी पॉसिबल कि कल को हम लोग एग्जाम देने जाएं तो वो क्रैमर रूल का फॉर्मूला ही पूछ ले सिर्फ हमारे से, इसलिए सिर्फ इसलिए हम लोग ये कर रहे हैं, ठीक है जी। तो करना क्या है इसके अंदर, करना इसके अंदर बहुत सिंपल तरीका है कि जी अपने पास क्या है, अपने पास है A11 A12 A21 A22 इंटू कैपिटल एक्स इज इक्वल टू B1 B2, है ना। ये अपने पास है, मैं 2x2 के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है जी। वो क्या करते हैं, वो कहते हैं कि ये जो आपके पास मैट्रिक्स, इसकी ना स्टैंडर्ड नोटेशंस है, वो कहते हैं ये आपके पास मैट्रिक्स है ना। इसका डिटर्मिनेंट निकाल दो, सारा डिटर्मिनेंट 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 ही निकाली जाओ बस, ये डिटर्मिनेंट निकाल दो। फिर कहता कि ये जो पहले वाली रो है, सॉरी जो पहले वाला कॉलम है इसको रिप्लेस कर दो B1 B2 A12, यहाँ पे A22 लिखना था सॉरी, ये। दूसरा वो कहता है कि डेल्टा 2 निकाल दो, वो क्या है A11 A21 B1 B2, इस तरह से, है ना। ये निकाल दो। तो कहता है कि x क्या आएगा, x आएगा आपका डेल्टा 1 बाई डेल्टा, और y क्या आएगा आपका, वो आएगा डेल्टा 2 बाई डेल्टा। सिमिलरली अगर ये 3x3 में होता तो फिर आप क्या करते, एक डेल्टा निकालते, फिर एक डेल्टा 1 निकालते फर्स्ट को रिप्लेस करके, फिर डेल्टा 2 निकालते सेकंड कॉलम को रिप्लेस करके, फिर डेल्टा 3 निकालते थर्ड कॉलम को रिप्लेस करके, इस तरह से आप ये कर देते हैं ना। ये +2 वाला टॉपिक है। इसके आगे जो है वो हमारा आगे जो जो लेटेस्ट टॉपिक जो चल रहा है वो वाला है ना। चलिए, तो ये छोटे छोटे से फॉर्मूले हैं। ऑब्वियसली एग्जाम में कभी वो ये नहीं बोलेंगे, देखिए जैसे +2 में क्या होता है वो डाल देते हैं क्वेश्चन यूजिंग क्रैमर मेथड, है ना, यूजिंग क्रैमर मेथड सॉल्व दिस सिस्टम। तो वो सब्जेक्टिव पेपर है, बच्चे को वो ये वाला फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। अब ऑब्वियसली ऑब्जेक्टिव पेपर में ये तो डालेंगे नहीं कि यूजिंग क्रैमर मेथड सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, है ना। हम लोग तो कभी सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व भी नहीं करते हैं ना। हम लोगों को उन्होंने सिस्टम दिया होता है, साथ में ऑप्शन दिए होते हैं, हो सकता है कि इक्वेशंस इजी हो फिर हम उन्हें जल्दी जल्दी सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोगों को जो ऑप्शन दिए होते हैं हम वही पुट करके सीधा ही देख लेते हैं क्या बनता है ना, ये चीज। अच्छा, अब वापिस यहाँ पे आ जाते हैं जो टॉपिक हम कर रहे थे। एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, है ना, क्या होता है, या तो बी जो है वो 0 हो जाएगा, या जो बी है वो नॉन जीरो रहेगा। अगर बी 0 हो जाता है तो आप बोलते हो होमोजीनियस सिस्टम, है ना, होमोजीनियस सिस्टम। कुछ नहीं पता, वो एग्जाम में हमें कोई सौखी से सौखी डेफिनेशन ही पूछ ले, है ना, हम पूछते हैं, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को एक और असाइनमेंट है, आज नहीं करूंगा कल करूंगा, ठीक है ना, कल रात को मतलब असाइनमेंट सेंड करूंगा। जितने हमारे आज तक मैट्रिक्स के क्वेश्चंस आए हैं पिछले 5-7 सालों में, आई थिंक 8 या 10 बार पेपर हुआ है, तो वो सारे क्वेश्चंस जो हैं वो मैं आपको सेंड करूंगा। तो आप अगली असाइनमेंट अपनी वो वाली है, ठीक है ना। ऑब्वियसली वो टॉपिक वो असाइनमेंट तभी करेंगे जब इसके जितने टॉपिक्स हैं, रैंक ऑफ मैट्रिक्स, आइगन वैल्यू के लिए हैमिल्टन थ्योरम, ये वो हो जाएंगे उसके बाद, है ना।
चलिए, तो अगर ये बी जो है वो नॉन जीरो है तो आप बोलते हो ये नॉन होमोजीनियस सिस्टम है। ठीक है जी, नॉन होमोजीनियस सिस्टम। चलिए, तो ये चीज है। अगला जो अपना काम है कि ये जो इक्वेशंस हैं इनको सॉल्व करने का हम लोगों को एक प्रोसीजर सीखना है, इसके अलावा जो हम लोगों ने ये लिखा है ना, क्योंकि एग्जाम में वो हमें थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ उन्होंने, है ना, कि मतलब सिंपल सा क्वेश्चन पूछा हुआ है वैसे तो, कि बेसिकली एक रैंक ऑफ मैट्रिक्स जो है वो चीज होती है। तो वो करने के लिए जो है पहले रैंक आएगा, फिर वो ये वाला जो इसका जो रूल मैं आपको बताना चाहता हूँ वो आएगा। तो हम लोगों का जो अगला काम है वो ये है कि पहले थोड़ा सा जो वो टॉपिक है वो कर लिया जाए। टॉपिक जो है वो है रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स, रैंक ऑफ मैट्रिक्स में एक बात उन्होंने नई लिखी हुई वो मैं लिख देता हूं, एक्लन फॉर्म। एक्लन फॉर्म, ठीक है जी। छोटी छोटी सी मैट्रिक्स हमें दी होती हैं। करना क्या है, करना ये है कि हम लोगों ने कुछ ऑपरेशंस, या आप चाहे ऑपरेशंस बोल दो चाहे आप प्रॉपर्टीज बोल दो, डिटर्मिनेंट के लिए उसे प्रॉपर्टीज बोलते हैं, मैट्रिक्स के लिए उसे ऑपरेशन बोलते हैं। क्या है वो, ये है सिंपल सी बात, ये एक मैट्रिक्स है ना, इसके अंदर एक रो पकड़िए, उसको दूसरी रो में से माइनस कर दीजिए, एक कॉलम पकड़िए उसे दूसरे कॉलम में से माइनस कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, है ना। फिर उसके बाद एक रो पकड़िए, उसी किसी 2 नंबर से उसे मल्टीप्लाई कर दी, पर्टिकुलर रो को, है ना, किसी पर्टिकुलर रो को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 से डिवाइड करवा दीजिए, किसी कॉलम को 2 से मतलब किसी भी नंबर से, है ना, नॉन जीरो नंबर से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, डिवाइड करवा दीजिए। ये हमारा जो है ये रूल है। अब डिटर्मिनेंट जो है वो एक वैल्यू है ना। जब आप एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हो तो वो एक वैल्यू है ना। जब आप देखते हो मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स एक मैट्रिक्स है, मतलब 1 2 3 4, है ना, ये मेरे पास डिटर्मिनेंट है। मैं क्या करूंगा, मैं बोलूंगा ये वाला 1 2 जो रो है इसको 3 से मल्टीप्लाई करके नीचे माइनस कर देता हूँ, तो ये बन जाएगा 1 2 0 -2, इस तरह से, है ना। तो इक्वालिटी, इक्वल, है ना। क्यों, ये क्या है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट क्या है, एक नंबर, और ये क्या है डिटर्मिनेंट, ये क्या है एक नंबर। दूसरी तरफ मैंने आपको बोला ये क्या है 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4। तो मैंने आपको बोला अच्छा इसको इसको सॉरी इसको मतलब रो को 3 से मल्टीप्लाई करो, माइनस करो, तो आप बोलोगे ये ऐसे इक्वलेंट, इस तरह से। इक्वालिटी नहीं है यहाँ पे, है ना, इक्वलेंट का साइन, ये चीज है। तो जो ऑपरेशंस जो हैं यहाँ पे, अच्छा एक और चीज है, यहाँ पे क्या होता है डिटर्मिनेंट में आप 2 बाहर निकाल दो, है ना, 2 बाहर निकालोगे क्योंकि वैल्यू है ना वो चेंज हो जाएगी, यहाँ पे कुछ नहीं है ना। आप क्या करो अगले ऑपरेशन में आप बोलो इसमें क्या किया, इसमें R2 इज इंटरचेंज्ड बाय R2 - 3 R1 किया। अगले स्टेप में आप क्या करो, अगले स्टेप में आप बोलो कि जो सेकंड रो है उसको हाफ से डिवाइड करवा देते हैं, है ना, जो सेकंड रो से हाफ से डिवाइड करवा देते हैं, क्या बन गया 1 2 0 माइनस, ये चीज है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है ना। ऐसे इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होती कभी भी। डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत स्पेसिफिक है, कि जी अगर एक रो को भी हिला दिया तो भी माइनस का साइन आएगा। जब एक मैट्रिक्स है उसके अंदर आप जो मर्जी करो, है ना, एक रो पकड़ो, मल्टीप्लाई करो, माइनस कर दो, डिवाइड, सॉरी डिवाइड नहीं, किसी पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड कर दो, है ना, कॉलम पकड़ो दूसरे कॉलम में माइनस कर दो, ऐड कर दो, जो मर्जी कर दो, है ना। ये चीज है, कुछ कॉमन निकलता है तो जैसे यहाँ पे हाफ से डिवाइड कर दिया, कोई बात नहीं, कर दो, फिर क्या हो गया, क्योंकि ये कोई वैल्यू थोड़ी ना, मैट्रिक्स तो मैट्रिक्स ही रहेगी ना, ये चीज है। चलिए, तो ये बेसिकली जो है मैट्रिक्स के ऊपर जो ऑपरेशंस लगते हैं, ज्यादा कुछ नहीं होता है इसमें। इसके भी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो भेजूंगा आज, रैंक के, है ना। तो करना क्या है, हम लोगों ने रैंक निकालना सीखना है। रैंक निकालना सीखने के लिए हमें एक्लन फॉर्म सीखनी है। एक्लन फॉर्म क्या है, एक्लन फॉर्म ये है कि आपको ये 2 ऑपरेशन आते हैं ना, कि रो पकड़ो, माइनस कर दो, है ना, कोई नंबर कॉमन निकलता है तो उसको हटा सकते हैं बीच में से, ये ऑपरेशन है, बस इतना ही है। अच्छा, कोई पर्टिकुलर रो पकड़ो, ऊपर पड़ी है, आपको अच्छी नहीं लग रही, इसे नीचे लेके आना है, ले आओ, कोई बात नहीं। ये कॉलम है, इधर पड़ा, इधर लेफ्ट में लेके आना है, ले आओ, कोई बात नहीं, है ना। ये ऑपरेशन है। करना क्या है, एक्लन फॉर्म क्या है,
एक्लन फॉर्म ये है, कहते हैं कि आपने मेरे को एक मैट्रिक्स, जब आपने मेरे को मैट्रिक्स दी तो मैंने करना क्या है, ये मेरा पिवट एलिमेंट है। पिवट एलिमेंट मतलब जो एलिमेंट, जिस एलिमेंट से मैं स्टार्टिंग करता हूँ, ये वाला है ना, ये एलिमेंट, ये वाला जो एलिमेंट है, इस एलिमेंट के नीचे सारे जीरो चाहिए मेरे को। उसके बाद ये यहाँ पे जो मर्जी है उसका मेरे को कोई लेना देना नहीं है। अगला अगला यहाँ पे एलिमेंट है, सेकंड रो का सेकंड एलिमेंट, अगर ये नॉन जीरो है तो इसके नीचे मेरे को सारे जीरो चाहिए। सिमिलरली थर्ड रो का थर्ड एलिमेंट, अच्छा यहाँ पे क्या है वो मैटर नहीं करता है ना, ये छोटा तो नहीं बना ना, दिख रहा है आप लोगों को, इसके नीचे मेरे को सारे जीरो चाहिए। इस तरह से मेरे को जीरोस का एक सीरीज जो है वो बनाना है। बेसिकली ये जो आपके पास मैट्रिक्स होती है, इसके अंदर इसको आपने अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है ऑपरेशन लगा लगा के, नीचे सारे आपने जीरो कर देने। जब आपने कर दिया है ना, मैं एक बार बता दूं, सबसे पहले मैं देखिए स्टेप वन आपके पास एक मैट्रिक्स है। स्टेप टू आप इसके ऊपर ऑपरेशन लगाते हो। ऑपरेशन लगाने का पर्पस क्या है, जीरो क्रिएट करना है ना। जीरो क्रिएट हो गए, बहुत अच्छी बात है, जीरोस क्रिएट हो गए। तो स्टेप थ्री है ना, स्टेप थ्री ऑपरेशन लगाना है। ऑपरेशन लगा के एक्लन फॉर्म बना देनी है ना। प्लीज आप लोग ये लिख जरूर लेना है ना, एक्लन फॉर्म बना देनी है। फोर्थ स्टेप ये है कि आप लोगों की जो एक्लन फॉर्म बन गई ना, उसके अंदर कितनी रोज जो हैं वो ऐसी हैं जो नॉन जीरो है। काउंट काउंट नॉन जीरो रोज, है ना। और जो नॉन जीरो रोज है वही आपका रैंक है। रो ए से रैंक, रैंक को रो से डिनोट करवाते हैं। जो रैंक होता है उसे रो से डिनोट करवाते हैं। ठीक है जी, मैट्रिक्स आएगी, है ना, मैट्रिक्स आएगी, ऑपरेशन लगाना है, एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है, रोज काउंट कर लेनी है, जितनी रोज है उतना रैंक है। ठीक है जी, फ्री का क्वेश्चन, फ्री का, बिल्कुल फ्री का। ये भी नहीं कि आप लोगों को कोई, जैसे यूजीसी के पेपर में नेहा जी प्लीज आप माइक बंद रखिए अपना। हाँ, तो होता क्या है कि जितनी आपकी रोज हैं, सॉरी सॉरी सॉरी, जो यूजीसी का एग्जाम है उसके अंदर क्या होता है, कोई 5x5 की बड़ी बड़ी मैट्रिक्स, 7x7 की मैट्रिक्स दे देते हैं। अपने क्वेश्चन जो आपका सिलेबस है उसके अंदर आप देखिए, उसके अंदर पर्टिकुलरली लिखा हुआ है ना, 3x3 की मैट्रिक्स बस। ठीक है ना, तो ये हमें इस चीज का बड़ा फायदा है। ठीक है ना, 3x3 से ऊपर तो हमने जाना ही नहीं है कभी। फिर भी हम लोग ये नहीं कि जब प्रैक्टिस करेंगे तो थोड़ी बड़ी वाली कर लेंगे एक बारी। ठीक है ना, इन केस अगर उन्होंने डाल दी तो उसका कोई क्लेम नहीं है कि क्यों डाली जी आपने। और कितनी की बड़ी बात है ना, रैंक निकालना या एक्लन फॉर्म में कन्वर्ट करना। अगर मैं आपको 10x10 की भी दे दूं तो भी आपको तो ऑपरेशन ही लगाने हैं, जैसे 3x3 के ऊपर लगने हैं वैसे ही 10x10 के ऊपर लगने हैं। ये चीज है। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने हमें क्वेश्चन दे दिया 1 2 3 4 5, सिंपल 7 8 9, ये हमारा क्वेश्चन है ना। इन्होंने आपको बोला कि जी 1 2 3 वो तो वैसे ही आएगा, 1 2 3 वैसे ही आ जाएगा। पहले वाली रो पिवट है, उसको नहीं छेड़ना है। इसका वन पकड़ा, ये वाला वन, इसका वन पकड़ा, ये वाली रो पकड़ी, R1 पकड़ी, है ना। R1 पहली बार लिख रहे हैं, मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आगे से फिर हम लोग सीधा कर लिया करेंगे। R1 पकड़ा, 4 से मल्टीप्लाई किया, R2 में से माइनस कर, ठीक है जी, R2, ये 4 - 4 0 हो जाएगा, है ना, 4 - 4। अच्छा, इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 8, ये बन जाएगा -3। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया 12, ये बन गया -6। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई किया 7 से, ये बन गया 0। इसको मल्टीप्लाई किया 7 से, ये बन गया -6। इसको मल्टीप्लाई किया 7 से, ये बन गया 21। 21 में से 9 गए तो ये बन गया -12, है ना। ये चीज जो है, अब ये देखिए, पहली रो पहला एलिमेंट, नीचे सारे जीरो। सेकंड रो सेकंड एलिमेंट, नीचे सारे जीरो। ये 3 है, 3 के नीचे हमको जीरो बनाना है ना। तो ये 3 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करिए, माइनस कर दीजिए। जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 1 2 3, फिर ये बन जाएगा 3 6, फिर ये बन जाएगा 0 0 0। ये है जी, है ना। अब सबसे पहले उन्होंने हमें मैट्रिक्स दी, फिर हमने ऑपरेशन लगाए। जब हमने ऑपरेशन लगाए तो हमको क्या देखना है, ये 1 है, इसके नीचे सारे जीरो, ये 3 है, इसके नीचे सारे जीरो, नीचे एक ही है तो चलो वो जीरो ही है ना।
थर्ड रो पे जब मैं गया तो मैं थर्ड रो का नॉन जीरो एलिमेंट ढूंढने लगा, पर थर्ड रो में कोई नॉन जीरो एलिमेंट था ही नहीं, है ना। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने बोला मैट्रिक्स आई, ठीक है जी, ऑपरेशन लगाए, ठीक है जी, एक्लन फॉर्म बन गई, हाँ जी बन गई, है ना। और इसमें कितनी रोज प्रेजेंट है ना, काउंट नॉन जीरो रोज, कितनी रोज इसके अंदर प्रेजेंट है, 2 रोज इसके अंदर प्रेजेंट है, जितनी इसकी, है ना, जितनी इसके अंदर रोज प्रेजेंट है उतना इसका रैंक। आई होप आप लोगों को सभी को ये समझ आया है ना। हो सकता है आप में से किसी ने पहले किया हो सकता है आप लोगों ने, आप में से किसी ने 10 साल पहले किया हो जब बीएससी की थी, है ना। तो कोई बात नहीं, आप लोग अभी देखिए, अब नहीं बोलोगे, है ना, ये चीज है। ऐसे मैं आपको 5-7 क्वेश्चन जो है वो देख के थोड़े अच्छे वाले सेंड कर दूंगा, आप लोग एक बार अपने हाथ से करके देखिए, देखने में बड़ा इजी लगता है, बट करने में इजी तब है जब आप कम से कम 5-7 क्वेश्चन कर लो, है ना। सिंपली कितना रैंक है बस बात कर, है ना। अब ये काम क्या आता है ना, काम ये आता है यहां से हमको इतना पता चल जाता है डिटर्मिनेंट, कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट क्या होगा, है ना। और इसका मतलब अपने लिए, वैसे तो इसके बहुत रोल्स हैं, पर अपने लिए इसका सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, यहाँ से हमें जो है वो डिटर्मिनेंट का पता चल जाता है। आपके पास एक मैट्रिक्स है, ये आपकी मैट्रिक्स है, आप इसका डिटर्मिनेंट निकालने लगो, देखो कितना टाइम लगेगा, है ना। सोचो अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते, आप इसका डिटर्मिनेंट डायरेक्टली, वो होता है ना कि 1 पकड़ा, इसके इसको इसका माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 को माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया, 3 को, वो नहीं। आप मान लो ऑपरेशन लगा, तो आप क्या करते, ये 1 पकड़ते, 4 से मल्टीप्लाई, मान लो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ, मान लो यहाँ पे डिटर्मिनेंट होता है ऐसे ऐसे ऐसे, ये डिटर्मिनेंट होता है ना, ये डिटर्मिनेंट होता है इस तरह से। तो जब आप ये डिटर्मिनेंट निकाल, अभी डिटर्मिनेंट कर रहे हो, है ना, क्या किया, 1 पकड़ा, 4 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, 1 पकड़ा, 7 से मल्टीप्लाई किया, माइनस किया, ये बन गया, ये बन गया। सेकंड रो पकड़ी, 2 से मल्टीप्लाई की, माइनस कर दी, ये बन गया, ये डिटर्मिनेंट आ गया। डिटर्मिनेंट में एक रो पूरी की पूरी जीरो है, तो डिटर्मिनेंट कितना आएगा, डिटर्मिनेंट आएगा 0, है ना। ये चीज है। तो मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना, वो मैं आपको बताऊं जरा। मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये हमारे बड़े काम आएगा, है ना। देखना सारी प्लीज, ये चीज हमारे बड़े काम आएगी। कहते हैं कि एक ए है, वो n क्रॉस n की मैट्रिक्स है, और जो इसका जो इसका रैंक है वो लेस देन n है ना, वो लेस देन n है। अगर उसका रैंक जो है वो लेस देन n है, तो उसका जो डिटर्मिनेंट है ना, पक्का 0 होगा। ठीक है जी, पक्का 0 होगा। वैसे हम लोगों ने आइगन वैल्यू टॉपिक जो है वो किया नहीं है, ठीक है ना, बट मैं पहले आपको बता रहा हूँ। हाँ जी, वैसे जो है वैसे जो है वैसे जो है आइगन वैल्यू वाला टॉपिक हम लोगों ने किया नहीं है, बट अभी आप लिख रहे हो ना, प्लीज लिख लेना, ये पक्का अपना काम, मतलब 100% है, एक क्वेश्चन अपना ऐसा हो जाता है, ठीक है ना। अगर आपके पास एक मैट्रिक्स आई जिसका ऑर्डर n था, उसका रैंक n से कम था, फॉर एग्जांपल जैसे ये मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर कितना है, इसका n कितना है, n है 3, है ना, और रैंक कितना, रैंक है 2। तो बेसिकली रो ए इज लेस देन n, इसे ही बोलते हैं ना, रो इज लेस देन n, है ना। तो आप बोलते हैं कि जो रो ए है वो लेस देन n। अगर रो ए जो है वो लेस देन n हो जाए, तो ए डिटर्मिनेंट जो है वो 0 हो जाता है। और दूसरी बात, इफ, ये इफ एंड ओनली इफ का साइन होता है, ठीक है ना, वो ऐसे वर्टिकली डाल दिया, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है जी। तो क्या होता है, 0 इज इट्स आइगन वैल्यू। इसको प्लीज आप लोग अपने दिमाग में छाप लेना, ठीक है ना। आप लोगों को अभी आइगन वैल्यू पता भी नहीं क्या होता है, ठीक है ना, मतलब हो सकता है किसी को पता हो, बट मैंने नहीं करवाई अभी, बट ये लिख लेना आप लोग, ठीक है ना, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज। अगर एक मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 हो जाए तो 0 इसकी आइगन वैल्यू होती है। अगर एक मैट्रिक्स जो है जिसका, अगर उसका रैंक जो है वो लेस देन n हो जाए, तो डिटर्मिनेंट 0 होता है, 0 डिटर्मिनेंट होता है तो 0 आइगन वैल्यू बनती है। ये चीज है ना, बहुत ही अच्छी चीज है ना। तो अच्छा, एक और फिर करें। जब आपने बोल दिया डिटर्मिनेंट जो है वो 0 है, इसका मतलब क्या हुआ, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट।
ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, है ना। ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है? ए इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट का मतलब होता है ए इज सिंगुलर। याद है ना, नॉन सिंगुलर सिंगुलर, सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 होता है, नॉन सिंगुलर है ना, वो किया हुआ है हम लोगों ने, ये है ना, ये चीज है। तो ये बड़ा ब्यूटीफुल टॉपिक है मैट्रिक्स वाला, जो मैट्रिक्स एनालिसिस से बोलते हैं, ठीक है ना। आप ऐसे मेरे को, हम लोग ऐसे करते जाएंगे, जैसे जैसे करते जाएंगे आप देखोगे, इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली सारे बोर्ड पे अगर हम लोग सोचे कि जितनी हम लोग मैट्रिक्स एनालिसिस पढ़ते हैं रैंक से रिलेटेड, है ना, ये आगे वाला टॉपिक आ जाता है, +2 वाले टॉपिक से आगे वाला टॉपिक है, ये आप लोगों ने कॉलेज में पढ़ा था सबसे पहली बारी, है ना। तो आप इसके ऊपर 50 तरह की लाइनें लिख सकते हो, ठीक है ना, हर चीज नहीं बना के, ये चीज है। अच्छा, एक जो है इन्होंने सौरभ जी ने जो है वो क्वेश्चन पूछा है कि कॉलम रैंक जो है, और जो मैंने ये बताया है ना, देखिए इन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली है। मैं ज्यादा डिटेल में जा नहीं रहा हूँ इसलिए क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। जब रैंक निकालते हैं तो रैंक निकालने के लिए यहाँ पे अगर आपने ध्यान दिया हो, ये क्वेश्चन तो वैसे चलो रब हो गया, बट हम लोगों ने यहाँ पे यूज किए थे रो ऑपरेशंस, ठीक है जी। तो जब रो ऑपरेशंस लगाते हैं तो उससे बोलते हैं रो रैंक। सिमिलरली अगर आप यही वाली मैट्रिक्स जो है इसको यूज करते, इसके ऊपर आप लगाते कॉलम ऑपरेशंस, तो वो बनता कॉलम रैंक, ठीक है जी। और जो सौरभ जी पूछ रहे हैं कि रो रैंक और कॉलम रैंक एक ही चीज होती है और उसी को रैंक ऑफ मैट्रिक्स बोल देते हैं, ठीक है जी, ये चीज होती है। चलिए आगे जो है, अब हम लोगों को रैंक समझ आ गया ना, अब जो वो वाला सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वाला जो काम है वो थोड़ा सा लिख लें, है ना। हाँ, देखिएगा सारे प्लीज, बड़ा ही अच्छा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में दो बातें हैं, या तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में क्वेश्चन पूछ ले कि ये देखो जी x+2y इज इक्वल टू फलाना z+ जो भी होता है ना, मतलब उन्होंने एक मैट्रिक्स, उन्होंने आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जो है वो दे दिया, उन्होंने बोला जी इसका सिस्टम, इसका सोल्यूशन आता है, नहीं आता, यूनिक आता है, इनफाइनाइटली मैनी आते हैं, है ना, इस तरह कंसिस्टेंट है, नॉन कंसिस्टेंट है, अगर वो पूछ लें नथिंग लाइक दैट, वो सौखा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। या अगर वो बोल दें कि जी ये हमारी सिस्टम, ये हमारा सिस्टम है, सोल्यूशन ऑफ दिस इज गिवन बाय x इज इक्वल टू दिस, y इज इक्वल टू दिस, z इज इक्वल टू दिस, ये हो, वो भी पूछ लें, उससे भी इजी कुछ नहीं है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि अगर वो ये पूछ लें जो हम लिखने लगे, ठीक है ना, इसी वजह से हम लोग लिख रहे हैं कि वो पूछ ना लें, है ना। चलिए, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन क्या है? ax इज इक्वल टू बी, है ना, ax इज इक्वल टू बी। तो जो ए, प्लीज आप लोग ये कॉपी पे भी लिखना, है ना, ये हर, वैसे मैं भी जो मैंने आपको नोट्स वगैरह सेंड किए थे उसमें भी ये जो है ये लिखा होएगा, बट ये इस सिस्टम, मतलब इस तरह से नहीं लिखा होगा जैसे हम लोगों ने अब लिखना है ना। तो इसमें या तो बी 0 है या बी नॉन जीरो है ना, या तो बी 0 है या बी नॉन जीरो है। अगर बी 0 है इसका मतलब ए एक्स इज इक्वल टू 0, है ना, मतलब होमोजीनियस, पता ही है हम लोग होमोजीनियस। अगर बी नॉन जीरो है मतलब नॉन होमोजीनियस ऑब्वियसली, है ना, ए एक्स इज इक्वल टू बी। तो अब ए एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब क्या? एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। मैंने आपको बोला x प्लस वाई इज इक्वल टू 0, है ना, तो मैंने आपको बोला कि क्या इसका सोल्यूशन आएगा, आपने बोला हाँ जी आएगा। मैंने क्या क्या आएगा, आपने बोला x की जगह पे 0, y की जगह पे 0, है ना, कुछ मर्जी, है ना। मान लो यहाँ पे कितनी इक्वेशन है? एक, ये थोड़ा छोटा लिखा गया है ना, x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, ये उन्होंने आपको इक्वेशन दे दी, है ना। इसके अंदर आपको बोलते हैं सोल्यूशन आएगा, आपने बोला x 0 ले लो, y 0 ले लो, z 0 ले लो, है ना। बिल्कुल ही छोटा बच्चा, अगर आप, बिल्कुल छोटा बच्चा है ना, अगर आप उसको पूछोगे थर्ड क्लास वाले, मतलब जब भी वो फर्स्ट टाइम जो इक्वेशन बच्चा पढ़ता है उस वाले बच्चे को पूछो इसका सोल्यूशन क्या है, वो बोलेगा 0 0 0, है ना। दिमाग नहीं लगाता वो, दिमाग इन दी सेंस इनोसेंस है उसमें, है ना, देख के ही बता देता है इक्वल टू 0 बनाना है, सारे 0 ले लो,
जब आप थोड़े बड़े हो जाते हो, फ्रीकी हो जाते हो, तो आप बोलते हैं यहाँ पे 1 ले लो, यहाँ पे -1 ले लो, यहाँ पे 0 ले लो, फिर भी हो जाएगा। तो आप सोल्यूशंस क्रिएट करने शुरू करते हैं, है ना। सिंप्लिसिटी छोटे बच्चे को देख के आपको समझ आती है। अच्छा, तो द थिंग इज कि जो ax इज इक्वल टू 0 है, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें बोलते हैं, अच्छा वो तो रह ही गई, m इक्वेशंस है, n वेरिएबल्स है ना, वो स्टैंडर्ड है, ये स्टैंडर्ड है ना। और रो ए कौन है, रो ए वो अभी अभी निकाला, बिल्कुल ताजा, रैंक, रैंक है ना, अभी निकाला। तो आप क्या बोलते हो, ax इज इक्वल टू 0 है, ax इज इक्वल टू 0 आपको क्या देता है ना, कहता फर्स्ट पार्ट, है ना, फर्स्ट, अच्छा फर्स्ट पार्ट इसका यूनिक सोल्यूशन होएगा, है ना। सेकंड पार्ट इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे, इसके इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन होंगे। कैसे पता चलेगा, है ना, कहते हैं अगर रो ए इज इक्वल टू एन हो जाए, है ना, अगर रो ए इज इक्वल टू एन हो जाए तो इसका यूनिक सोल्यूशन होएगा। यूनिक सोल्यूशन मतलब कौन सा सोल्यूशन, ट्रिवियल सोल्यूशन। ट्रिवियल सोल्यूशन कौन सा, जो बच्चे ने दिया था, सिंपल सोल्यूशन, कौन सा सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन, जीरो सोल्यूशन, है ना। अच्छा, अगर आप ये सोचो कि जो आपने मेरे को सिस्टम दिया, प्लीज ध्यान से सुनना इस चीज को जो मैं बोलने लगा हूं। मान लो कि इसमें 4 ही इक्वेशंस थी, 4 ही वेरिएबल्स थे, मतलब स्क्वायर सिस्टम था, ठीक है। 3 इक्वेशंस थी, 3 ही वेरिएबल्स थे, 2 ही इक्वेशंस थी, 2 ही वेरिएबल थे, है ना, समझ रहे हैं ना बात। स्क्वायर सिस्टम, इसका मतलब जब स्क्वायर सिस्टम होता है ना, तब डिटर्मिनेंट निकाल सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी अभी किया, अगर रो ए इज इक्वल टू एन हो जाए तो इसका मतलब ए डिटर्मिनेंट जो है वो नॉन जीरो है ना। तो ये बेसिकली यूनिक सोल्यूशन कब आता है, जब ए डिटर्मिनेंट नॉन जीरो हो, प्रोवाइडेड ए डिटर्मिनेंट कैन बी फाउंड। और ए डिटर्मिनेंट कब निकलेगा, जब वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होएगी। अच्छा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस में आपको बोलते हैं, ऑब्वियसली ये तो आप समझ ही गए हो, रो ए जो है वो लेस देन एन है। और इस केस में एन माइनस रो ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशंस आते हैं। ठीक है जी। अब ये क्या होता है, अब इतना अपने पास ना टाइम बचा नहीं है, अब ये मैं आपको कल करवाऊंगा, है ना। अच्छा, सिमिलरली ये इसमें आप बोलते हो कि जी इसका तो कोई सोल्यूशन ही नहीं आता, नो सोल्यूशन, है ना, नो सोल्यूशन, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। अच्छा, इनकंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट वो मैंने पता नहीं बताया कि नहीं पहले, है ना। इनकंसिस्टेंट मतलब जिसका कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट ही नहीं करता, कंसिस्टेंट मतलब जिसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है ना, ये चीज है। हाँ जी संदीप जी, देखिए जो आप कह रहे हो, संदीप जी मैं ये टॉपिक सिर्फ 1 मिनट लगा के पहले खत्म कर दूं, फिर आपको बताता हूँ। हाँ, तो आप बोलते हो नो सोल्यूशन, है ना। सेकंड वाला जो है उसके अंदर आप बोलते हो यूनिक सोल्यूशन। थर्ड में आप बोलते हो, क्या बोलते हो, थर्ड में आप बोलते हो इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। ठीक है जी, इनफाइनाइटली मैनी। नो सोल्यूशन में क्या बोलते हैं, नो सोल्यूशन में बोलते हैं, ये ना हम लोग कल एक दो क्वेश्चन जो है इनके सॉल्व भी करेंगे, एक बार आप लिख लेना प्लीज, थोड़ा टाइम कम रह गया। अच्छा, नो सोल्यूशन क्या है, नो सोल्यूशन है कि जो रो ए है ना, जो रो ए है वो रो ए रेशो बी के इक्वल नहीं है। यूनिक सोल्यूशन क्या है, रो ए है वो रो ए रेशो बी के इक्वल है, और वो इक्वल टू एन है। थर्ड, ये ना थ्योरम होती है, ये नहीं कि मतलब इसमें कोई क्रैमिंग नहीं है, ठीक है ना, ये थ्योरम होती है। इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन कब है, जब रैंक जो है वो यहाँ पे भी सेम ही था, रैंक जो है वो लेस देन एन है, रैंक जो है वो इक्वल टू एन है ना, ए। तो आप बोलते हो कि अच्छा इस केस में, इनफाइनाइटली वाले केस में सेम वही वाला जैसे पहले किया, सेम वही वाला एन माइनस रो ए लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन जो है वो इसके अंदर बन जाते हैं। ठीक है जी। अब ये ए रेशो बी लिखा है, ये मैं आप लोगों को बता दूं, है ना, ए रेशो बी क्या चीज होती है। ए रेशो बी क्या है, जब आपने जब आपने जब आपको एक सिस्टम दिया गया, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया गया, तो सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में ax इज इक्वल टू बी दिया जाता था, पहली बात तो आप उसको मतलब जो आपको सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिया, आप उसे मैट्रिक्स में लेके चलते हो, मैट्रिक्स में लेके चलते हो, ax इज इक्वल टू 0 आ जाता है, आप ऑपरेशन लगाने शुरू करते हो। ऑपरेशन जब आप लगा रहे हो, राइट हैंड साइड पे 0 है, क्योंकि राइट हैंड साइड पे 0 है, आप a को देखते हो, आप ऑपरेशन लगाते जाते हो, है ना।
तो ये जो चीज है ये इस जीरो पे तो डिपेंड ही नहीं ना करती। जब आपके पास नॉन होमोजीनियस सिस्टम आ जाता है ये वाला, इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम में क्या हो रहा है, एक सेकेंड, हाँ जी, इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम में क्या हो रहा है, इस नॉन होमोजीनियस सिस्टम में इक्वल टू बी भी है साथ, है ना, यहाँ पे इक्वल टू बी भी है साथ में। तो जब आप ऑपरेशंस लगा रहे हो तो ये तो है नहीं कि आप सिर्फ ए के ऊपर ऑपरेशंस लगाते जाओगे, आपको साथ साथ बी के ऊपर ऑपरेशंस लगाने। तो आप क्या करते हो, आप ए और बी को ज्वाइन कर देते हो, ज्वाइन करके आप एक मैट्रिक्स बनाते हो, है ना, ज्वाइन करके आप एक मैट्रिक्स बनाते हो, उसे बोलते हैं ऑगमेंट मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड। ऑगमेंट करने का मतलब ही यही होता है ना, उनको ऑगमेंट मतलब ज्वाइन करना, है ना। तो आप उनको ज्वाइन करवा देते हो, क्या ज्वाइन करवाते हो, ए रेशो बी ऐसे करके, ठीक है जी, ये चीज है। तो इसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इसे बोलते हैं। ये एक बारी आप इसे जो इसके रूल्स हैं वो प्लीज आप एक बारी रूल्स नोट डाउन कर लीजिए, है ना। बाकी जो है वो अब मैं आपको जो इसकी प्रॉब्लम्स मैंने आपको करवानी थी वो मैं आपको अब नेक्स्ट टाइम करवा दूंगा, मतलब कल करवा दूंगा। अच्छा, तो जो एक क्वेश्चन है संदीप जी ने पूछा हुआ है वो जरूर डिस्कस करना चाहिए, है ना। इन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली है। बात ये है, वो कहते हैं कि जैसे सौरभ जी ने पहले पूछा कि रो रैंक और कॉलम रैंक में क्या फर्क होता है, तो मैंने बोला जी अगर रो ऑपरेशन लगाओगे तो रो रैंक है, अगर कॉलम ऑपरेशन लगाओगे तो कॉलम रैंक है, पर आएंगे दोनों सेम, तो आप बोलो एक ही बात है। अब संदीप जी कहते हैं कि क्या रो ऑपरेशन और कॉलम ऑपरेशन इकट्ठे लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते, है ना, पर अगर वो मैट्रिक्स है तो। ठीक है जी, क्यों, मैं ये क्या बोली जा रहा हूँ, सारा कुछ आप मैट्रिक्स ही तो स्टडी कर रहे हो, है ना। ये मैट्रिक्स नहीं है, पहले आप ये समझिए, ये सिस्टम ऑफ इक्वेशंस है ना। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप लोग सारे देखना प्लीज, है। हुआ क्या कि अपने पास थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 0, ये मेरे पास थी। इसको मैंने 1 1 2 3 इंटू कैपिटल X इज इक्वल टू 0 लिख दिया। मैंने आपको बोला कि इसके ऊपर रो, यहाँ पे आप देख रहे हो इस थ्योरम में रो वर्ड आ रहा है, रो रो, इधर भी रो, यहाँ पे भी रो, हर जगह पे रो आ रहा है। रो मतलब रैंक, रैंक मतलब एक्लन फॉर्म, एक्लन फॉर्म मतलब ऑपरेशंस, वही क्वेश्चन जो संदीप जी पूछ रहे हैं। अब बात ये है कि ये वाला वन जो है ना, वन, वो इस वन के साथ कभी माइनस नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि ये वन एक्स का है और ये वाला वन वाई का है। जब आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस है तब आप इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशंस ही लगा सकते हो। ये मैं आप लोगों को बहुत जोर दे के बोल रहा हूँ। क्यों, क्योंकि हम लोगों को आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर टॉपिक करना है एग्जाम में। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन अगर टॉपिक आप लोगों को पूछ लेंगे ना, तो आप लोगों को कोई सिरदर्दी नहीं होगी, ठीक है ना। उन्होंने सिस्टम दे देना है, आपने सॉल्व कर देना है, नहीं सॉल्व करना तो आपको ऑप्शन दिए होंगे, आपने ऑप्शन में से हिंट ले लेना। आइगन वैल्यूज, आइगन वेक्टर वाले टॉपिक में आपको आइगन वेक्टर निकालने को बोलते हैं, उसमें भी आपको सिस्टम को सॉल्व करना है ना, उसमें सिस्टम को सॉल्व करना पड़ जाता है कई बार, है ना। तो बोलते हैं कि जी मेरे पास ये सिस्टम है, इसके ऊपर ऑपरेशन लगाने हैं, इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन ही लगाने हैं। आपने मेरे को एक मैट्रिक्स दे दी, कोई मैट्रिक्स दे दी आपने मेरे को, है ना, 3x3 की, 4x4 की, आपने बोला देखो ये एक मैट्रिक्स है, बताओ इसका रैंक कितना आएगा। तो मैंने बोला कि इसके ऊपर ऑपरेशन लगाता हूँ, 2 4 रो के लगा दो, 2 4 कॉलम के लगा दो। रैंक ही तो पूछा उन्होंने, यहाँ पे रैंक नहीं पूछा, यहाँ पे उन्होंने सोल्यूशन पूछा है। तो जो सोल्यूशन है, जब आपने एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है तो उसके ऊपर आपने ध्यान रखना है कि अगर आपने कॉलम ऑपरेशन लगा दिया तो आपने एक्स में, तो आपने एक्स को वाई में से माइनस कर दिया, विच इज तो कभी हो ही नहीं सकता, है ना। तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ रो ऑपरेशन ही लगाने, इकट्ठे भी लगा सकते हैं पर अगर वो एक मैट्रिक्स का क्वेश्चन है। पर अगर आपको एक सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दी है तो कल्ला रो ऑपरेशन एंड रो ऑपरेशन ही लगेगा और नहीं लगेगा।